गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने 2 लेक्चर में रिप्रोडक्टिव के मोस्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो था पिछला लेक्चर का वो क्या था, बोलिए ज़रा। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। शायद आपको सारी चीज़ें याद होंगी, आई होप, और याद होने चाहिए। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और इनफर्टिलिटी। हम 2 चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इस वर्ड में सेक्सुअल वर्ड है ना। इसमें सेक्सुअल मतलब कि सेक्स के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर्स होंगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये डिजीज जो है, अगर मान लीजिए एक मेल पार्टनर है और एक फीमेल पार्टनर है। मेल पार्टनर क्या है भाई, इन्फेक्टेड है, क्या है, इन्फेक्टेड है। और फीमेल पार्टनर क्या है भाई, हेल्दी है, क्या है, हेल्दी है। तो जाहिर सी बात है कि जब क्वाइटस होगा तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो हेल्दी को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा। या फिर यूं बोलिए, फीमेल क्या है मेरे बच्चों, इन्फेक्टेड है, और मेल क्या है, हेल्दी है। मेल क्या है, हेल्दी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है हमेशा मेल ही इन्फेक्टेड होंगे। हाँ भाई, ऐसा नहीं कहो, मेल भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और फीमेल भी इन्फेक्टेड हो सकती है। तो दोनों को एक तराजू में रखना ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेल यानी हम लोग, मेल यानी हम लोग क्या, हेल्दी, ठीक है। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इंटरकोर्स करेंगे या क्वार्टर्स करेंगे तो ये फीमेल हमें क्या कर दे, इन्फेक्टेड कर दे। तो भाई जो डिजीज इससे इसमें गई, उसमें से इसमें गई, इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, इसी हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे डिजीज बहुत सारे हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो भी आपके बैक्टीरियल डिजीज होंगे वो क्या हो जाता है मेरे बच्चों, वो क्यूरेबल होता है, उसका इलाज हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी वायरल डिजीज होते हैं, जैसे एड्स की बात करें, है ना, और तो वायरल डिजीज जो होते हैं वो क्या होता है, नॉट टू क्यूरेबल वो नहीं होते हैं, मतलब उसका इलाज नहीं होता। हाँ, इसके सिम्टम्स जो होते हैं उस सिम्टम्स को हम एंटीबायोटिक दे करके क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और हम उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि वो उस पर्सन की हम थोड़ी सी लाइफ बढ़ा सकते हैं बस। जैसे मान लीजिए इस बीमारी की वजह से वो 15 साल में मरेगा, तो हम एंटीबायोटिक बार बार दे करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22-23 साल बड़ी मुश्किल से वो जा सकता है। तो वायरल जो इन्फेक्शन होता है, खास करके जो सेक्सुअल डिजीज के वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसके कोई भी इलाज नहीं है। समझ में आई बात। तो भाई जो इसमें डिजीजेज हैं वो कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं भाई, गोनोरिया में देखने को मिल सकता है, गोनोरिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, हमें सिफिलिस देखने को मिल सकता है, सिफिलिस देखने को मिल सकता है। अभी सब मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्लेमाइडियासिस हमें देखने को मिल सकता है, क्लेमाइडियासिस हमें देखने को मिल सकता है। और क्या हमें देखने को मिल सकता है, ट्राइकोमैडियासिस, ट्राइकोमियनियासिस हमें देखने को मिल सकता है। और क्या हमें देखने को मिल सकता है, एड्स हमें देखने को मिल सकता है। और क्या हमें देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस बी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, इस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सारी डिजीज की अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स आपको ईचिंग हो सकते हैं, है ना, ईचिंग मैं क्या बोल सकता हूं, और उसके बाद ईचिंग हो सकते हैं। और बोलिए ज़रा, पेनफुल मिक्सचुरेशन हो सकता है, मिक्सचुरेशन, समझा। पेनफुल क्वाइटस होगा, पेनफुल क्वाइटस यानी क्वाइटस के दरमियान क्या होगा, पेन होगा, पेनफुल क्वाइटस,
समझ में आई बात? तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ सिम्टम्स जो हैं वो फीमेल में एसिम्प्टोमिक होते हैं, मतलब कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते ही नहीं, आप इजीली विजुअलाइज करके आप बता सकते हैं कि इसमें ये डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन मेल में इजीली दिख जाते हैं। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो इसकी बात आ गई, जबकि सेक्सुअल कोई पर्सन इन्फेक्टेड है सेक्सुअली तो वो दूसरे में डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिवेंशन है क्या, कि सबसे मेरे बच्चों भाई मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि भाई आप जो है अवॉइड कीजिए, क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए भाई अननोन पर्सन से आप मिलिए ही मत, मल्टीपल पार्टनर से आप मिलिए ही मत, क्योंकि आपके एक पार्टनर है और आपके पार्टनर के कितने पार्टनर है यू डोंट नो, तो इसलिए मल्टीपल पार्टनर से आप ना मिले। दूसरा प्रिवेंशन ये है कि भाई यूज करो क्या, कॉन्डम, सबसे अच्छा यूज कीजिए क्या, कॉन्डम, है ना। लेकिन हम वो करें ही क्यों जिसमें कॉन्डम की जरूरत पड़ी, ठीक है। कहा गया था, एक क्वेश्चन कहा गया था कि यार ये तो एंजॉय है, एंजॉय करने दो कपल्स को, इसमें आप क्यों ये कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो कि डिजीज कॉज होते हैं, तो हमारे पास तो रास्ता है क्या, कॉन्डम हम यूज कर सकते हैं, डिजीज भी नहीं होगा, एंजॉय भी होगा। लेकिन हमारा कहना ये है कि भाई वो चीज़ हम करें ही क्यों जिसमें कॉन्डम की यूज करने की जरूरत पड़े, हम वो करेंगे ही नहीं जिससे हमको डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। अगर करेंगे भी तो बिल्कुल जायज़ तरीके से करेंगे, है ना, जो कि हर धर्म में जायज़ है। निकाह करो, शादी करो, उसके बाद जो करना है वो करो। समझ में आई बात? किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। ऐसा नहीं निकाह कर लिया और पूरी दुनिया में जो करना वो करो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि प्रिवेंशन मतलब आपको अगर डिजीज है कोई तो आप सबसे पहले भाई डॉक्टर से मिलिए, और अगर डिजीज आपको निकल गया तो उसका ट्रीटमेंट कराइए फटाफट, ठीक है, नहीं तो आपकी वाइफ को भी होने के चांसेस हैं। तो चलिए ये चीज़ तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्या, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता क्या है? इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं भाई बांझ को, जो बच्चे नहीं दे सकते, जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ठीक है। ऐसे केस में ऐसे लोगों के लिए, इनफर्टाइल कपल के लिए मेरे बच्चों कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, ज़ायगोट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, है ना, ये सारे ट्रांसफर, सारी चीज़ें आज हम अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब ART। तो ART तो ये उन लोगों के लिए है जो कि इनफर्टाइल है, जो कि प्रोड्यूस नहीं, कुछ न कुछ कमी है, या तो वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या गैमेट तो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं लेकिन वो फीमेल यूटेराइन कैविटी में जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए था फॉर द नॉरिशमेंट टू द बेबी, टू द एम्ब्रियो, वो माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, मेनी कॉजेज पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉसिबल है, नहीं हो पा रहा। तो उस केस में आपको बेबी नहीं हो रहा, परेशान है, डॉक्टर से मिल रहे हैं, इससे मिल रहा है, उससे मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका चेकअप होगा। अगर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका डैमेज है और अगर वो ठीक हो गया कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी चीज़ें यूज करके, तो पहले तो वो कोशिश करेगा भाई हम इसे ठीक कर दें। अगर नहीं हुआ, अगर कोई रास्ता है नहीं है, देयर इज नो करेक्शंस, अगर कोई करेक्शन ही नहीं है उसका, तो फिर आपके लिए क्या यूज है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। समझ में आई बात? तो फिर ये ART यूज होते हैं। ART में इंसेमिनेशन, जिफ्ट, गैमेट ट्रांसफर, सैरोगेंट मदर, ये वो है ना, शाहरुख खान, गौरी खान, जो बच्चे हैं अब्राम, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सर बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर में तो, हाँ आज भर ही ले लो, जितनी मजा लेनी है आज भर, अभी बस जो भी 20 से 25 मिनट अभी लगेगा मुझे पढ़ाने में, बस उतना ही मजा ले लो, ठीक है। हाँ तो हमारा हेडिंग क्या होगा बोलिए जरा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस,
STT। ठीक है, आइए मैं पहले सारी चीजें मेंशन करता हूं। टेक्नोलॉजीज, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मैं आपको बता दूं कि ऐसी डिजीजेज जो कि इंटरकोर्स यानी क्वाइटस से एक पार्टनर यानी इन्फेक्टेड पार्टनर से जो हेल्दी पार्टनर है उसमें जा सकता है, ऐसे डिजीज को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इस वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही चीजें आप देखिए, इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है उसी हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और उसको एक और नाम देते हैं वेनेरियल डिजीज। क्या? वेनेरियल डिजीज, यानी VD शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, या रिप्रोडक्टिव डिजीज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कॉमन एग्जाम्पल्स को। तो कॉमन एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, पहला हम लोग देखते हैं क्या है? गोनोरिया। क्या है पहला? गोनोरिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिफिलिस। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्लेमाइडियासिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे जेनाइटल हार्पिस। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइकोमोनियासिस। उसके बाद देखेंगे एड्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये 6-7 कुछ डिजीज हैं हम लोग देखेंगे। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कौन क्यूरेबल है, किसका इलाज हो सकता है और किसका इलाज नहीं हो सकता, उसके सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉमन डिजीज में हम लोग आ जाते हैं गोनोरिया। गोनोरिया की अगर हम बात करें तो गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन डिजीज है? मैंने नीचे लिखा हुआ है, गोनोरिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? नेसेरिया गोनोरिया। क्या है? नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज देखने को मिलता है। होता कैसे हो सकता है? कैसे होता है कि एनल इंटरकोर्स, ओरल इंटरकोर्स, वेजाइनल इंटरकोर्स जो होता है ना, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? बोलिए जरा। डिजीज, उसे हम क्या बोलते हैं? गोनोरिया। तो इन्फेक्टेड पार्टनर अगर कोई है, अगर उसको गोनोरिया है और अगर वो किसी भी हेल्दी पर्सन से मिला है ना, या मिली, अगर वो किसी हेल्दी पार्टनर से मिली तो फिर उसको भी क्या गोनोरिया हमें डिजीज देखने को मिलेगा। तो वही चीज है कि गोनोरिया यानी बैक्टीरिया नेसेरिया गोनोरिया, अनल ओरल वेजाइनल इंटरकोर्स, और ये क्यूरेबल है। क्यूरेबल का मतलब इसका इलाज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिफिलिस। क्या देखेंगे? सिफिलिस। अच्छा, गोनोरिया का डायग्राम आप यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि वेजाइना के जो चारों तरफ हैं वो थोड़ा सा स्वेल अप भी कर गया है, और यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लूइड, जो बैक्टीरिया के वहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो आपको दिख रहा है। तो उसमें होगा क्या कि जब इंटरकोर्स यानी क्वाइटस होगा तो काफ़ी पेन होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि जब मिक्सचुरेशन होगा तो उस वक्त पेनफुल मिक्सचुरेशन होगा, है ना। तो ये सब चीज हमें देखने को मिलता है। और अगर बेबी डिलीवर होगा यहाँ से तो वो बेबी भी क्या गोनोरिया का शिकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस की अगर हम बात करें तो सिफिलिस में क्या है, आप यहाँ पे उसका डायग्राम फिर देख सकते हैं सिफिलिस का। सिफिलिस में हुआ क्या कि पेनिस के चारों तरफ आपको कुछ व्हाइट अल्सर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिफिलिस। कितने आदमी इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं बाद में ये काफ़ी आगे डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में इसे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, ताकि उसका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम इधर आ जाते हैं, ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, और उसमें क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। याद रखिएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से क्या होता है? सिफिलिस। और गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से? नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। अब हाई कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है ये डिजीज, ठीक है। ये नॉर्मली हमें मेल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉन्टेजियस यानी मोस्टली जो सेक्सुअल मेथड से ही ये फैलता है, ठीक है। यानी इंटरकोर्स किया,
फिर उसी की वजह से ये फैलता है। मोस्टली ये हमें देखने को मिलता है किसमें, होमोसेक्सुअलिटी में, जो एनएस से सेक्स करते हैं तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है, कौन सा, सिफिलिस। अब क्लेमाइडियासिस की अगर हम बात करें तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है ना, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। कौन से बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है। और ये जो है ये काफी क्यूरेबल है, यानी कंप्लीटली क्यूरेबल, इसका इलाज हो सकता है और इसका भी इलाज हो जाता है, कौन सा, सिफिलिस का, ठीक है। लेकिन सिफिलिस की अगर हम बात करें तो इसका जो है शुरू के स्टेज में अगर आप इलाज कराएंगे तभी जाकर के हो पाएगा, नहीं तो काफी टफ हो जाता है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनिटल हर्पीस। हर्पीस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है। अब वो कौन सा वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, इसके थ्रू होता है कौन सा, जेनिटल हर्पीस। इसकी अगर हम बात करें तो भाई इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप यहाँ पे हर्पीस का भी डायग्राम दे सकते हैं, आप व्हाइट व्हाइट कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। हर्पीस अगर किसी में हो गया तो इसका कोई, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स के थ्रू ये भी स्प्रेड आउट होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। नॉट कंप्लीटली नॉट क्यूरेबल, इसका कोई इलाज है ही नहीं, बट कैन बी सिम्टम्स कंट्रोल्ड। जो इसके सिम्टम्स हैं, जो डिजीज हमें देखने को मिल रहा है, इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, उसको हम एंटीबायोटिक दे करके कुछ कम कर सकते हैं। तो वही चीजें आप देखिए कि वायरस जो है, वायरल जो डिजीज है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, तो नॉट क्यूरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है, बट सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड, इसके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट और 5th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, वो है ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है, ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एड्स। एड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से और बहुत पहले से जानते हैं कि वह है क्या, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कब पढ़ेंगे, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं HIV जो है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है HIV, वहाँ से एड्स कॉज होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो आपको क्या, वेट लॉस होना सबसे पहले दिखाई देगा, है ना, पूरा सूखापन दिखाई देगा पूरे बॉडी में, एकदम सुस्त नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसको भी हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बल्कि सेक्सुअल ही नहीं, अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का ऐसा रोल है कि हेपेटाइटिस बी किसी पर्सन को है और अगर उसका ब्लड बाहर आ गया और वो ब्लड को आपने टच किया और आपके फ्लूइड से वो टच हो गया, तो समझिए कि आप क्या हो गए, फिर हेपेटाइटिस बी के सफर हो गए। आप देखिए सेम चीज आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें जितनी भी डिजीज थे ये सब के सब जो हैं वो क्या हैं, बोलिए जरा, सब के सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि क्यूरेबल है, कुछ ऐसे हैं जो कि नॉट बी क्यूरेबल। अब एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिए कि जितनी भी इसमें सेक्सुअल डिजीज आपने देखे हैं ये नॉर्मल टच से या टॉयलेट सीट से या फिर गेट का जो आप गेट को आप छू लेते हैं, किसी भी पार्ट को, चेयर्स को, ये वहां पे अगर बैठ गए या कुछ हो गया फिर आप वहां पे बैठ गए, तो मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, हार्मफुल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिविंग बॉडी से बाहर होता है, यानी नॉन लिविंग पर जब ये होता है तो फिर ये क्या होता है, बोलिए जरा, इफेक्ट नहीं करता, नहीं कर सकता आपको, इसकी फिर वहां ज्यादा लाइफ नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी चीजें हमने देख लिया भाई, हमने तो ये चीजें देख ली कि भाई कॉमन सेक्सुअल डिजीजेज ये सब हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स थोड़ा सा हम लोग बात करें, जैसे अभी मैंने बोला कि पेनफुल मिक्सचुरेशन होगा, बर्निंग इन मिक्सचुरेशन होगा, समझ में आई बात। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, हेडेक टाइप्स, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है, वेट लॉस होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स की, तो इचिंग, क्या होगा, इचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज। फ्लूइड डिस्चार्ज मतलब मान लीजिए आपको सिफिलिस हो गया, तो सिफिलिस कहाँ होगा, पेनिस में होगा। सिफिलिस होने की वजह से पेनिस से कुछ वाइट लाइफ का
क्या बोल सकते हैं, कोई फ्लूइड आपका रिलीज होता रहेगा और वो काफ़ी बदबूदार होगा, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। और जैसे गोनोरिया हुआ, यहाँ से भी फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, जैसे ब्लीडिंग वगैरह, ब्लीडिंग भी आएगा, पीरियड के बीच में ब्लीडिंग आ जाएगा, समझ में आए बात। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप कौन से डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्लूइड डिस्चार्ज एंड स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, समझ में आई बात। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं वो इतनी चीजें आपको नॉर्मली आपको दिखला देंगे, ठीक है। स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन ETC। अच्छा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है आपको मेल में तो इजीली उसके सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे, मेल में तो इजीली उसके सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन फीमेल में उसके सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे। वो जहां पे काउज होगा आप वहीं पे इजीली ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं कि ये फला डिजीज है, लेकिन उसके सिम्टम्स फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। तो वही चीज है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रिमेन एसिम्प्टोमिक, क्या है, एसिम्प्टोमिक इन फीमेल एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो क्या बोला मैंने कि फीमेल में क्या होता है, ये एसिम्प्टोमिक होता है, इसमें कुछ ज्यादा सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इन लेटर स्टेज, अगर आपने ये सारी डिजीज को अगर आपने जल्दी से इसका क्या बोल सकते हैं, क्यूरेशन नहीं करवाया, जल्दी से आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, जल्दी से आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो फिर क्या हो सकता है कि लीड्स टू PID बोले तो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, क्या, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। क्या, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज एंड अबॉर्शंस या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि जो ज़ायगोट फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट कराना कहाँ, यूटेरस से बाहर, है ना, यूटेरस के अलावा कहीं और। तो एक्टोपिक यानी इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर इन RT रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसमें कैंसर से हमें देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैंसर भी कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ अब आ जाते हैं हम लोग प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है इस बीमारी से, सबसे पहले ये कि आप अननोन पार्टनर से ना मिलें। अवॉइड टू मीट अननोन पर्सन सेक्सुअली आप अननोन पार्टनर से मिले ही ना, या मल्टीपल पार्टनर से ना मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी एक दोस्त है, आपको पता है कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैं आगे मैरिज करने जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके दोस्त के कितने दोस्त हैं, है ना, आपकी दोस्त के कितने दोस्त हैं। तो इसीलिए पता ये चला कि आप तो एक ही सोच रहे हैं लेकिन वो कई से जुड़े हुए हैं, समझ में आए बात। तो इसीलिए अननोन पार्टनर से क्या करना है, अवॉइड करना है, सेक्स से अवॉइड करना। अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यू हैव टू बी यूज कॉन्डम। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू यूज कॉन्डम। तो ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, समझ में आई बात। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डॉट, अगर आपको डॉट लग रहा है तो आप किसी भी टाइप की डिजीज में अगर आपको डॉट लग रहा है तो कंसल्ट विद डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से करने के लिए, मतलब अपने आप को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर से मिलें। इफ यू हैव डिजीज, अगर आपके पास डिजीज है तो गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, उसकी सबसे पहले क्या करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको डॉट लग रहा है डॉक्टर से मिलिए, और अगर कोई डिजीज निकल गई तो भाई फौरन से पहले आप क्या करें, कोई बीमारी निकलने पर उसकी ट्रीटमेंट। तो ये तो था हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई जो कि फॉलो करना है, और हर कल्चर भी हमारा यही कहता है, हमारा कल्चर भी यही कहता है और सब धर्म भी यही कहता है कि भाई अवॉइड कीजिए अननोन पार्टनर से सेक्स करने से, समझ में आई बात। और दूसरी चीज आ जाते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इनफर्टाइल की हम लोग जानते हैं जो भाई बच्चे ना दे सके, जिसे हम अपनी जुबान में बांझ बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या है, बांझ, जिसको हम लोग बजुआ बोलते हैं अपनी बिहारी जुबान में। तो इनफर्टिलिटी मतलब कपल्स अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ऐसा कपल जो कि चिल्ड्रेन देने के कैपेबल ना हो। तो इस केस में भाई ऐसा भी हो सकता है या तो मेल स्पर्म एजाकुलेट की कैपेसिटी ना रखता हो, या फिर फीमेल ओवम रिलीज करने की कैपेसिटी ना रखती हो। यही दो केस हो सकते हैं।
तो इस केस में क्या होगा, द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी में भी हो सकता है कि फिजिकल फिट ना हो बंदा, हो सकता है कि कॉन्जेनाइटल हो, मतलब बचपन से ही हो, पैदाइशी हो, है ना, उसके अंदर इजैकुलेशन ना हो रहा हो, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो। एंड डिजीजेस की बात करें, बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रॉन्ग स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो पा रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन स्पर्म स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट ड्रग्स की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल इवन साइकोलॉजिकल इफेक्ट फैक्टर भी माने रखता है यहाँ पर, तो इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल करता है। तो ये सब चीज के लिए आप चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो आप डॉक्टर अगर सही होने वाला रहता है तो डॉक्टर सही कर देता है, अगर सही होने वाला नहीं है तो फिर डॉक्टर आपको बहुत सारे रास्ते भी बताते हैं कि भाई ऐसा करें, आप जिफ्ट करा लें, है ना, या फिर आप गिफ्ट करा लें। जिफ्ट बोले तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें वो बोलते हैं ना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसके बारे में बताते हैं। तो वही चीजें कि इनफर्टिलिटी में भी इन मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक कैन डायग्नोस एंड करेक्ट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, उसको अगर पता चल गया तो वो उसको सही भी कर सकता है, लेकिन इन केस देयर इज नो करेक्शंस आर पॉसिबल, कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करते हैं भाई, सम स्पेशल टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे देने के लिए कुछ स्पेशल यूज, उसको क्या बोलते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसमें हम गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे, है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ये सारी चीजें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना क्यों चिल्ला रहा हूं, इतना क्यों समझा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिजीजेस, कौन डिजीज कैसे है, मैंने डायग्राम के साथ आपको बताया हुआ है, और काफी इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन और इन्फर्टिलिटी, ये सारी चीज को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, बोलिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा क्या, बोल दो ना जरा, क्या होगा नेक्स्ट मेरा। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, क्या होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, बोल दो ना जरा, क्या होगा नेक्स्ट मेरा। तुमसे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, बोलिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इजाकुलेशन नहीं है तो उसके स्पर्म रेट काउंट कम, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये उनके लिए है, किनके लिए है ये, जो कि मेल और फीमेल ऐसे हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते चिल्ड्रन, ठीक है, जो बेबी जो इनफर्टाइल है उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी जस्ट इन लैबोरेटरी, है ना, लैब में अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है और वहाँ पे सेम बॉडी जैसा एनवायरनमेंट उस लैब में क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। वही चीज़ें देखिए कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी जो है उसका कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो कंडीशन ऑफ लेबोरेटरी क्रिएटेड सिमिलर टू द बॉडी, बिल्कुल बॉडी के जैसा क्रिएट करना होता है लेबोरेटरी का कंडीशन, तो तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अब होगा क्या दूसरा, एक तो विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया, दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब कि भाई एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो उसमें होता क्या है कि वाइफ से या फिर डोनर से क्या लिया जाता है, ओवा,
और फ्रॉम हस्बैंड या फिर डोनर से क्या लिया जाता है, स्पर्म। ये किस केस में, या तो इस केस में जबकि वहां पर या तो उस लेडी के अंदर उसके यूट्राइन कैविटी में वो एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा इम्प्लांटेशन का, या और भी कोई केसेस हो सकते हैं। तो डोनर से स्पर्म लिया और एक डोनर से क्या लिया, ओवा। वो वाइफ और हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन शाहरुख खान में ऐसा हुआ था, गौरी खान से ओवा लिया गया था और शाहरुख खान का स्पर्म, जो अब्राहम की बात है वहां से याद रखेंगे आप। फिर जाकर के क्या होगा, स्पर्म और ओवा का मिक्सिंग होगा। कहाँ हो रहा है सब, कहाँ हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। तो ज़ायगोट बनाया अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। अब फर्टिलाइजेशन करवा दिया लेबोरेटरी में। अब देखिए द ज़ायगोट या अर्ली एम्ब्रियो यानी अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। समझ में आई बात। अब जाकर के फैलोपियन ट्यूब दूसरी मदर की, जहां पर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको सैरोगेट मदर बोलते हैं, राइट। फिर जाकर के क्या हो जाएगा बोलिए जरा, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो क्योंकि देखिए ये असल में एम्ब्रियो ही है। ज़ायगोट के बाद जब मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है तो वो क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चला जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब ये हुआ कि लेबोरेटरी में आप स्पर्म और ओवा दोनों का ज़ायगोट बना लिए, फर्टिलाइजेशन करवा दिए। अब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, अब उसको कहाँ आपको अच्छी तरह पढ़ा चुके हैं, ब्लास्टोमियर क्या होता है, मोरूला क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ना, पढ़ा चुके हैं सारी चीजें। नेक्स्ट एक चीज टर्म है आपकी जिफ्ट एंड गिफ्ट। जिफ्ट एंड गिफ्ट, गिफ्ट क्या जो बर्थडे पार्टी में दिए जाते हैं, और जिफ्ट क्या जो क्या बोल सकते हैं नहीं। अब जिफ्ट का जो फुल फॉर्म है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अब मेरे बच्चों इस फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, मतलब कि ज़ायगोट को ट्रांसफर करना है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, मतलब गैमेट को ट्रांसफर करना है। समझ में आया बात। अब देखो होगा क्या कि सेम कंडीशन जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्पर्म और एग फर्स्टली कंबाइंड यानी फर्टिलाइजेशन करेगा इन लेबोरेटरी सिस्टम, इन लैब में कर दिया। देन फर्टिलाइज्ड एग पुट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड एग को मतलब ज़ायगोट को किस में रख दिया, फैलोपियन ट्यूब में। तो उसे हम बोलेंगे क्या, जिफ्ट, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहां पर याद ये रखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में क्या रखा जा रहा है, ज़ायगोट। अब इस भाई ऐसा कराने की भी क्या जरूरत पड़ी, बिल्कुल जरूरत इसलिए पड़ी या तो मेल इनफर्टाइल है या फिर फीमेल इनफर्टाइल है, दोनों में से कोई इनफर्टाइल है तभी ये सब मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर फर्टाइल है, फर्टिलिटी है, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही हेडिंग डाल दिया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि रिप्रोडक्टिव यूं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए उसमें ये मेथड यूज किया जा सकता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल से उसका अगर वो चाहे हमारा यही रहे, हमारे ही नस्ल चाहिए, तो उसमें ये सब मेथड्स हमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिफ्ट की बात करें तो भाई स्पर्म और एग दोनों को कहां पुट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में। वहीं पर ज़ायगोट बनेगा और वहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IUT। IUT का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब यूटेरस में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, उसके बाद क्या होगा कि फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। इतना स्टेज में इसके यानी कि एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आपने ट्रांसफर कर दिया। अब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा किसमें, फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन कैन also be transferred to assist those female who cannot conceive. Very very important। अभी मैंने आपको क्या बोला कि 8 ब्लास्टोमियर को पहुंचा, फिर जाकर के फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ
है ना, इन विविजन फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर, है ना, कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल, उसके लिए उस फीमेल के लिए कुछ मदद हो सकती है हु कैन नॉट कंसीव, जो गर्भवती नहीं बन सकती। समझ में आई बात? तो अभी तक आपको क्या पता चला, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब होगा क्या इस केस में कि स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, स्पर्म को इंजेक्ट कहाँ कर दिया, ओवम में। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इधर जिफ्ट और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक इज फॉलोड, उसके बाद क्या करेंगे आप, जिफ्ट और एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये उस केस में है, मान लीजिए स्पर्म के पास मोर्टेलिटी कैपेसिटी नहीं है, या फिर स्पर्म इजाकुलेट तो हो रहा है लेकिन जो 60% वेगरस मोर्टेलिटी होनी चाहिए स्पर्म में वो नहीं है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, उसके बाद आप क्या, जिफ्ट और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक फॉलोड होगा। नेक्स्ट AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये हुआ कि सीमेन फ्रॉम डोनर से आपने सीमेन लिया और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ, वजाना में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया, वजाना में। जैसे कि पेनिस इजाकुलेट करता था वजाना में, सेम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कहाँ कर दिया, वजाना में, है ना। और इनटू यूटेरस, अगर यूटेरस में कर दिया तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो जाएगा वो इन फीमेल। तो ये कब होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, व्हेन, कब होगा, तो वही चीज़ है, व्हेन फीमेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट या वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन एजाकुलेशन। तो उसके एजाकुलेशन में या तो उसके स्पर्म काउंट जो कि 200 से 300 मिलियन होना चाहिए उससे भी कम है, तो उस केस में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है और इसकी ज़रूरत पड़ सकती है AI। समझ में आई बात? और देखिए यहाँ पे आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों का फुल फॉर्म दे दिया है ना, दिया हुआ ये सारे फुल फॉर्म्स जो कि आपके इसमें यूज़ हो चुके हैं, शायद आपको याद नहीं, हालांकि मैं हर जगह फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों बताया हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको एक कोने में कहीं खोखचे में लिख लीजिए ये सारे फुल फॉर्म को, काफ़ी यूजेबल है, ये सब यूज़ होने वाला है। समझ में आई बात? क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर शॉर्ट फॉर्म में दिए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो चलिए, तो आज हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमारा यानी 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए बाय।